हूँ इस सेशन। ये सेशन बेसिकली जनरल सेशन रहेगा, और आप लोगों को जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं, जो भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। मैंने 69th बीपीएससी में दोनों इंटरव्यू दिया था, सीसीई का भी दिया था और सीडीपीओ का भी दिया था। तो दोनों का मेरे पास एक्सपीरियंस है। साथ ही यूपीएससी का इंटरव्यू भी दिया था। तो अगर तीनों इंटरव्यूज के बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत गाइड कर सकता हूँ। तो बिगिन करते हैं इसमें। जैसे कि सर ने ही कुछ क्वेश्चंस पोस्ट किए थे, तो उसमें अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि आप कौन से इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। जैसे इस बार भी एक एफएओ का होगा, एक सीडीपीओ का होगा और एक सीसीई का होगा, है ना। तो जैसे सीसीई वाला होगा वो तो जनरल इंटरव्यू होगा, जनरलाइज्ड इंटरव्यू होता है जो हमेशा से बीपीएससी का इंटरव्यू कहा जाता है। सीडीपीओ का जो होता है वो थोड़ा सा अलग पैटर्न पे चलता है, थोड़ा स्पेशलाइज्ड हो जाता है वो। तो मैं आप ही लोग से पूछना चाहता हूँ, पहले आप लोग किस इंटरव्यू के बारे में जानना चाहेंगे। मोस्टली सर हम लोग सीसी के इंटरव्यू के लिए ही आपस में जो। अच्छा, तो ठीक है। तो सीसी वाले इंटरव्यू में क्या है कि इन जनरल 3 से 4 मेंबर रहते हैं बोर्ड में, और बीपीएससी के मेंबर या चेयरमैन उनको मतलब होते हैं वहां पे। मेन ज्यादातर मेंबर्स ही लेते हैं जो उसको हेड करते हैं उस बोर्ड को। और उसमें आपको डिफरेंट जगह के लोग आते हैं, जैसे कि कोई मैथमेटिक्स बैकग्राउंड का हो सकता है, कोई हिस्ट्री बैकग्राउंड का हो सकता है। ठीक है, तो बैकग्राउंड आप लोगों के लिए मैटर नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप समझिए आप एक सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू देने जा रहे हैं। तो उसमें उनका बैकग्राउंड क्या है वो उतना मैटर नहीं करता है, लेकिन क्योंकि वो उस फील्ड में एक्सपर्ट रहते हैं, तो ये एक बेसिक आइडिया आप है तो आप उनका प्रोफाइल वगैरह पहले पढ़ के जा सकते हैं। उनके वेबसाइट पे होगा, बीपीएससी के वेबसाइट पे रहता है। और वो आप थोड़ा बहुत अगर पढ़ लेंगे तो आपको थोड़ा मतलब 1% ज्यादा पता होगा उनके बारे में। दूसरी चीज है कि बीपीएससी सीसी का जो इंटरव्यू होता है, मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस था कि वो 15 से 20 मिनट का होता है जनरली। 15 से 20 मिनट में ही वो डिसाइड कर देते हैं कि आपको कितना मार्क्स देना है। ऐसे वो पहले 10 मिनट में डिसाइड कर देते हैं, लेकिन चलिए 15 से 20 मिनट चलता है वो। और जैसे मैंने इसलिए बता रहा हूँ 15 से 20 मिनट, क्योंकि सीडीपीओ का जो इंटरव्यू था वो थोड़ा लंबा चला, तो उसके कंपैरिजन में मैंने ये बताया। क्योंकि सीडीपीओ वाले में कैंडिडेट्स कम होते हैं, तो अ, ये सेंस बनाता है। और सीसीई में कैंडिडेट ज्यादा है, इस बार तो और भी हैं। तो एक है। और उसके अलावा जैसे कि लोग क्या कि वो सबसे पहले खराब खराब हरकतें करेंगे। क्या बोल रहे हैं। किसी किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा था या नहीं। नहीं सर, आप कंटिन्यू कीजिए। तो ठीक। तो ये है उसका बेसिक स्टार्टिंग, मैं इसके बारे में बता सकता हूँ। सेकेंडली, बीपीएससी के इंटरव्यू में, सीसी के इंटरव्यू में मेरा जो एक्सपीरियंस था कि बिहार के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अ, बिहार का जो भी हिस्ट्री है, ठीक है, जन जो भी हम लोग पढ़ते हैं, जैसे मान लेते हैं आपने प्रीलिम्स मेंस के लिए पढ़ा होगा, तो वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जो भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, ज्योग्राफी है, ठीक है, क्योंकि वो मिक्स करके पूछ देते हैं। मतलब थोड़ा फैक्चुअल चलता है, ठीक है। तो फैक्ट्स में जा अगर वो चले गए तो कभी ज्योग्राफी का फैक्ट पूछ देंगे, कभी इंटरनेशनल रिलेशन पूछ देंगे, ठीक है, कभी हिस्ट्री पूछ देंगे, बिहार का हिस्ट्री, या इन जनरल बिहार का ही रहता है ज्यादातर। तो ये सब आपको
मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप जनरल स्टडीज जो पढ़ते हैं, बिहार का मेंस के लिए पढ़े होंगे, तो वो आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से। ये आपको बहुत काम आएगा। आ, उसके अलावा आपका जो बैकग्राउंड रहता है, जैसे मान लीजिए आप किस स्ट्रीम में ग्रेजुएशन किए हुए हैं, वो आपको बहुत मतलब इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो पहले ये पूछ ही देते हैं इंटरव्यू में कि आपका ग्रेजुएशन क्या है, कहाँ से पढ़े हैं, कब पढ़े हैं। ठीक है। तो इसके अलावा आपको अच्छा, वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? वॉइस ब्रेक हो रही है तो मैं फिर से करूँ क्या? ठीक है। बाकी कैंडिडेट्स बताएं। आई थिंक सही है। सही है सर, क्लियर है ओके। वॉइस सर। ओके। ठीक है। सही है सर। थैंक यू। तो ये होता है। बैकग्राउंड वगैरह अपना अच्छे से कर लें, जो भी आपका स्ट्रीम है ग्रेजुएशन का। अगर इंजीनियरिंग स्ट्रीम है तो बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं इंजीनियरिंग के, जैसे मैं भी प्रिपेयर कर रहा था, तो रवि सर ने ही मुझे थोड़ा बहुत गाइड किया था उसमें, क्योंकि टाइम हो जाता है, इसलिए ये कुछ छुपाने की चीज है नहीं। सबको पता है। अगर किसी को टाइम हो गया है ग्रेजुएशन किए हुए, 2 साल, 3 साल, 4 साल, जितना भी हुआ है, तो आप एक बेसिक रिवाइज कर लें। अपना एक बेसिक कुछ नोट्स वगैरह है, या एक जनरल जो भी होता है वो थोड़ा बहुत पढ़ लें उसके बारे में। एकदम खाली हाथ नहीं जाए, क्योंकि वो पूछ सकते हैं आप। और मेरे केस में नहीं पूछा गया था, लेकिन वो चाहे तो पूछ सकते हैं आपसे। और फिर उसके बाद होता है कि आप डेली न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ लें। अ, हिंदी न्यूज़पेपर तो एकदम पढ़ें ही पढ़ें। जो भी पटना का एडिशन आता है, या जहां भी आप रह रहे हैं, तो पटना का एडिशन आता है तो वो पढ़ लें तो बढ़िया होगा, क्योंकि वो लोग भी वही पढ़ रहे होते हैं। ठीक है। तो पटना एडिशन का कोई भी अच्छा पेपर हो, हिंदुस्तानी हो या जो भी आप प्रिफर करते हैं, कोई भी एक पेपर तो आप पढ़ ही लें। और उस दिन तो एकदम पढ़ के जाएं, जिस दिन आपका इंटरव्यू, उस दिन तो एकदम ही वो मैंडेटरी है। ठीक है। और उस दिन का आपको, जिस दिन भी आपका इंटरव्यू है, फॉर एग्जांपल मैं एक रैंडम डेट देता हूँ, 25 फरवरी। तो 25 फरवरी को क्या इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको पता होना चाहिए। वो दिन क्यों इंपॉर्टेंट है, वो पूछ सकते हैं आपसे। फिर जैसे आप बीपीएससी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो बीपीएससी का हिस्ट्री क्या है। बीपीएससी में बेली रोड में है ना वो ऑफिस, तो बेली रोड में बेली कौन है, ये सब फैक्चुअल क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ, वो लोग पूछ पूछ देते हैं। का जब भी होता है, तो चारों मेंबर्स में से कोई भी एक मेंबर फैक्चुअल पूछता ही पूछता है। ठीक है। ये बीपीएससी इंटरव्यू का एक यूनिकनेस है, जो जनरली मैंने खुद के इंटरव्यू में भी देखा था, और बाकी लोगों से फीडबैक जो मिला था लास्ट ईयर, वो भी उस तरह का ही। और उसके अलावा आपको कुछ कुछ मेंबर्स जो होते हैं ना, आप लोग ट्रांसक्रिप्ट वगैरह आते होंगे, और जब भी आएंगे, मतलब इस बार भी जब स्टार्ट होगा, तो उस हिसाब से आप लोग उस ट्रांसक्रिप्ट को अच्छे से पढ़िएगा। थोड़ा सा आपको पैटर्न पता चल जाएगा कि अच्छा, ये मेंबर थोड़ा इस फील्ड से ज्यादा पूछ रहा है। तो वो भी एक होता है, मतलब वो आपको एक फ्लो में रखेगा प्रिपरेशन। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आपसे वो पूछ देंगे, लेकिन आपको एक फ्लो बना के रखेंगे वो, आप फ्लो बना के रख सकते हैं उससे। तो ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा। इसके अलावा ग्रेजुएशन का आपने आपका हो गया, फिर न्यूज़पेपर्स वगैरह हो गए, फिर इन जनरल जो भी चीजें हैं, थोड़ा सा, जैसे लास्ट ईयर वॉर वगैरह बहुत, जब हम लोग दे रहे थे तो वॉर वगैरह बहुत फेमस न्यूज था उस समय। आपको मिडिल ईस्ट में बहुत सारा हो रहा था। तो वो सब चीज, वो इसराइल से रिलेटेड बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस वो लोग पूछ रहे थे। मेरे से ही पूछा गया था, दोनों इंटरव्यू में पूछा गया था। तो मुझे वो याद है कि मिसाइल का नाम पूछ देंगे कि अच्छा, आज कौन सा मिसाइल छोड़ा गया। ठीक है। तो ये सब चीजें जो आपको बोनस बोनस मार्क्स दिलवा सकते हैं। और जब भी जाएं तो एक प्रॉपर बिगिनिंग ऑफ द इंटरव्यू में बहुत ही स्ट्रेस फ्री जाएं, टेंशन नहीं लें, और ज्यादा बातचीत नहीं करें इंटरव्यू के जस्ट पहले। मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट होता है। बहुत लोग उसी में लड़खड़ा जाते हैं, जाने के पहले ही लड़खड़ा जाएंगे और वहां फिर नर्वस हो जाएंगे। तो वो थोड़ा ध्यान दें आप लोग कि जाने के जस्ट 5-10 मिनट पहले अपने आप को फ्रेश रखें, और तब आप लोग एंटर करें, प्रॉपरली विश करें। ठीक है। बैठ जाएं, जब बोला जाए तब बैठें। ठीक है। और एक नॉर्मल जो ग्रीटिंग होता है वो करके
चारों को ग्रीट करें या एक एक या दोनों को मतलब चारों तरफ देख के करें, और उसके बाद अब वो लोग जब स्टार्ट करते हैं तब आप लोग अपना बेसिक करें। बहुत लोगों को ये डाउट होता है कि सर हिंदी में जवाब दें कि इंग्लिश में जवाब दें। तो वो जिसमें पूछ रहे हैं आप उसमें जवाब दे सकते हैं, उसका आपको कोई अ, ये नहीं है, बाउंडेशन नहीं है कि हिंदी में ही बोलना है इंग्लिश में ही बोलना है। क्योंकि अ, मेरे सीडीपीओ वाले इंटरव्यू में दो इंग्लिश मेंबर्स आ गए थे, मतलब जो इंग्लिश में पूछ रहे थे, तो मैंने इंग्लिश में ही जवाब दिया था। और सीसी वाले में सबने हिंदी में ही पूछा था, तो हिंदी वाले में हिंदी में ही सारी क्वेश्चन आंसर्स चले थे। तो ये उसका बेसिक है, मतलब जो मुझे थोड़ा बहुत याद है अभी उसका। और इसके अलावा आप एक, जैसे सर ने ग्रुप बनाया हुआ है तो सर ने एक डाला भी था, रवि सर ने, कि कुछ नोट्स वगैरह आप लोग डेली बना लें, मतलब पर डे बेसिस पे, जो आप लोग को एक फ्लो में रखेगा। क्योंकि मुझे सुनने में आ रहा है कि ये अप्रैल तक चलने वाला है इंटरव्यू, तो किसका अप्रैल में पड़ेगा, किसका पहले पड़ेगा, क्या पड़ेगा, आप लोगों को वो बहुत काम आएगा। हमारे टाइम में भी मतलब मैंने ये बनाया था, वो बहुत हेल्पफुल था। और अपने पीयर ग्रुप के साथ प्रैक्टिस कर लें, जिसको थोड़ा सा डर लगता है वो अपने पीयर ग्रुप, कुछ 2-3 मेंबर या 4 मेंबर का एक ग्रुप बना लें, और उसको रेगुलरली स्पीकिंग का प्रैक्टिस करें, जिससे आप लोग को फिर ये नहीं फील हो कि अ, कुछ डर की भावना कम हो जाए। इसके अलावा और क्या बता सकते हैं इसमें इसमें जैसे सर ने एक बोला था कि बीपीएससी, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बीपीएससी का इंटरव्यू दे रहे हैं तो यूपीएससी भी इंटरव्यू देंगे क्या। तो ये तो पर्सनल चॉइस होता ही है लोगों का, कैंडिडेट्स का, जनरली लोग देते ही हैं कि बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएससी का भी तैयारी करेंगे। तो ये तो कॉमन चीज है, इसमें आप वही बोल सकते हैं कि सिविल सर्विसेज ही है दोनों चीजें, ठीक है। और आप पब्लिक सर्विस में आना चाहते हैं तो आपका मेन एम तो वही है, ठीक है। तो उसी के आधार पे अपने आंसर्स को शेप कर सकते हैं। और अपने आंसर्स को हमेशा बैलेंस्ड रखिएगा, ठीक है, कभी भी एक्सट्रीम नहीं लीजिएगा, ठीक है। एक्सट्रीम लेने से वो भी एक्सट्रीम डायरेक्शन में जा सकते हैं, और वो आपका पर्सनालिटी ही टेस्ट कर रहे होते हैं। बीपीएससी इंटरव्यू में भी अगर फैक्चुअल भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपका नॉलेज टेस्ट कर रहे हैं, वो आपका पर्सनालिटी ही टेस्ट करते हैं कि अच्छा आप प्रेशर में तो नहीं आ जा रहे हैं, अच्छा आप गलत फैक्ट तो नहीं बता दे रहे हैं। मान लेते हैं आपसे वो यही पूछेगा कि अ, बिहार का मतलब होता है ना ज्योग्राफिकल एरिया कितना है, तो आप गलत, एकदम रैंडम कुछ गलत तो नहीं बोलने लग जाते हैं, ठीक है। रफ फिगर चलता है, लेकिन रैंडम आप कुछ भी बोल दिए तो वो गलत हो जाएगा ना। तो इसीलिए ये सब चीजें थोड़ा सा बहुत ही इंटरव्यू में बहुत बेसिक चीजें हैं, लेकिन ध्यान देने की जरूरत। इसके अलावा आप कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं तो आप लोग बताएं, तो उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे इसमें। सर मेरा एक क्वेश्चन था सर। जी। सर मेरा क्वेश्चन था कि जैसे मैं मॉक्स भी दे रहा हूँ सर, तो मेरे जो टॉप 3 प्रेफरेंसेस हैं वो यूनिफॉर्म सर्विसेज हैं, डीएसपी, जेल सुपरिटेंडेंट एंड डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट। तो मैं मॉक्स में ये बोल रहा हूँ कि जैसे मुझे यूनिफॉर्म में इंटरेस्ट था, मेरे फादर भी यूनिफॉर्म बैकग्राउंड से थे। तो लेकिन फिर क्या मैं एक चीज और ऐड कर रहा हूँ कि मेरी उम्र जब मैं ये एग्जाम दे रहा था तो मेरी उम्र 21 वर्ष ही थी। तो लेवल 9 के पोस्ट के लिए न्यूनतम उम्र 22 वर्ष चाहिए। तो ये मैं हम्म। बोल रहा हूँ, तो एक क्वेश्चन आ रहा है कि तो क्या आप मजबूरी में ज्वाइन किए हैं? तो क्या मैं ये चीज वहां पे मेंशन करूंगा रियल इंटरव्यू में, या फिर मैं बस बोल दूं कि इंटरेस्ट है? नहीं, आपसे पूछा जाएगा तभी आप मेंशन करेंगे, ऐसे आपको मेंशन नहीं करना है। आप अपने से कुछ मेंशन नहीं करेंगे, अपने से कुछ भी ऐसे नहीं बताना है। अगर वो पूछते हैं तभी, ऐसे वो मुझे नहीं लगता ये पूछेंगे आपसे ना, क्योंकि उनके पास उतना ये सब डिटेल्स पता नहीं होता है कि नहीं। मैं मेजरली उन लोगों के पास बेसिक इंफॉर्मेशन शायद रहती होगी, और वो लोग क्वेश्चंस आपसे इतना भी पर्सनली नहीं जानते हैं कि क्या एज है, क्या ये है। इंटरेस्ट पे आप इसका आंसर देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा मेरे हिसाब से। सर ये थोड़ा ओके सर, सीडीपीओ का थैंक भी यू सर। बता दीजिएगा। जी। सर सीडीपीओ का भी थोड़ा बता दीजिएगा, वो देना है मुझे, उसमें मतलब क्या डिफरेंस है। खास करके सर ऑप्शनल भी सोशियोलॉजी है मेरा तो। हम्म।
हाँ, तो सीडीपीओ के इंटरव्यू में क्या है ना, सीडीपीओ के इंटरव्यू लास्ट ईयर थोड़ा लंबा लंबा चला था, लंबा लंबा, कैंडिडेट्स कम होते हैं, और उसमें एक मेंबर ऐड भी हो गया था मेरे ख्याल से। किसी के बोर्ड में 4 मेंबर थे, किसी के बोर्ड में 5 मेंबर भी थे। ठीक। तो उस हिसाब से क्वेश्चंस का संख्या बढ़ जाती है। देखिए, सीडीपीओ के इंटरव्यू में ऑप्शनल इंपॉर्टेंट हो जाता है ज्यादा। ऐसा नहीं है कि सीसी में इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सीडीपीओ में क्योंकि 4 ऑप्शनल ही उसमें अलाउड रहता है, तो आपको सोशियोलॉजी है तो सोशियोलॉजी पे वो लोग क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे, ये आप मान के चलिए। ठीक है, या कुछ लिंक कर देंगे जो सोशियोलॉजी से लिंक होगा, आपको क्वेश्चन पूछ। तो एक तो ये है। दूसरा है सीडीपीओ में, सीडीपीओ का रोल, जो जॉब का प्रोफाइल है वो आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि इसमें जॉब प्रोफाइल पे क्वेश्चन आने का ज्यादा हो जाता है। जैसे सीसीए में ये नहीं है, सीसीए में अगर आप आपसे पूछ रहे हैं अच्छा आपका टॉप 3 प्रेफरेंसेस, आपने बोल दिया, जैसे अभी आया था, किसी ने बोला डीएसपी, किसी ने बोला एसडीएम या जो भी, तो उस हिसाब से आप, वो लोग उस डायरेक्शन में जाते हैं, जनरली क्वेश्चन पूछते हैं। लेकिन सीडीपीओ स्पेशलाइज्ड हो जाता है। वो चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, इसका पूरा हिस्ट्री जानना होगा कि अच्छा ये कब स्टार्ट हुआ था, 1975 में स्टार्ट हुआ था, कैसे हुआ था, किसके हेल्प से हुआ था। ठीक है, ये सब बेसिक क्वेश्चन है जो आपको वो पूछ देते हैं। और समझिए कि ये सब क्वेश्चंस का तैयारी करना थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि एक बार जॉब प्रोफाइल तैयार कर लिए, ऑप्शनल तैयार कर लिए, ठीक है, और जो भी सोशल प्रॉब्लम्स है ये सब तैयार कर लिए, क्योंकि आपका सोशियोलॉजी है इसलिए मैं इस पे बता रहा हूँ। हाँ। हाँ, तो ये सब करने जब कर लेंगे तो इसी डायरेक्शन में इंटरव्यू जाएगा। यही डिफरेंस हो जाता है, मतलब थोड़ा स्पेशलाइज हो जाएगा। क्वेश्चंस की संख्या क्योंकि कम कैंडिडेट्स है तो थोड़ा बढ़ जाएगी, तो 4 से 5 मेंबर के लिए आप भी तैयार रहिएगा। ओके सर, थैंक यू सर। हेलो सर, जी जी, मुझे एक बताइए। मेरा एक डाउट था सर। मैं अपना फर्स्ट प्रेफरेंस सर डीवाईएसपी रखा हूँ, और जी सेकंड में बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है सर। फिर जो यूनिफॉर्म सर्विसेज है सर वो बहुत नीचे है, टॉप 5 में नहीं है। तो ये क्या, मैं जैसे अपना इंटरेस्ट में बताने वाला हूँ कि मेरा यूनिफॉर्म सर्विसेज के प्रति इंटरेस्ट रहा है, और मैं चाहता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर में डायरेक्टली कुछ कंट्रीब्यूट करूँ। तो फिर सर इसमें ये क्वेश्चन बनेगा क्या कि फिर आपने जो जेल सुपरिटेंडेंट वाली पोस्ट है ये नीचे क्यों रखा, और इसका क्या पॉसिबल सर आंसर हो सकता है? देखिए, मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन वैसे वो करेंगे कि जेएस आपने नीचे क्यों रखा है। ये जरूर वो पूछ सकते हैं आपने डीएसपी नंबर 1 क्यों रखा है। ठीक है, तो उसका आंसर आप तैयार कर लीजिए। ठीक है, वो तो आप अपने, बेहतर होगा कि आप थोड़ा सा इसमें पर्सनल टच दे देंगे। ठीक है, मैं सबके लिए बता रहा हूँ, किसी ने अगर एसडीएम डाला है, किसी ने डीएसपी डाला हम्म। है, तो पर्सनल टच थोड़ा सा एक दे दीजिएगा। ठीक है, तो ये आंसर आपका हो जाता है, और वो फिर उसको ज्यादा सही आंसर मानते भी हैं। ये एक्सपीरियंस रहा है लोगों का जनरली हम्म। इस तरह के क्वेश्चंस। और ये नहीं उनको पूछना चाहिए कि जेएस आपने नीचे क्यों रखा है। फिर भी अगर आपको, आपने ये बोला है तो मैं बता रहा हूँ, अगर आपसे पूछ ही देते हैं कि जेएस नीचे क्यों रखा है या ये सब, तो वो आप कह सकते हैं कि सर ये मेरा अपना पर्सनल प्रेफरेंस है। ठीक है, मैंने अपने सीनियर से थोड़ा एडवाइस लिया, या जो भी मुझे ऐसा फील हुआ कि, फॉर एग्जाम्पल आपने सब रजिस्ट्रार को नंबर 3 पे रखा है, तो सब रजिस्ट्रार का मैंने वर्क प्रोफाइल पढ़ा, मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा, तो मैंने मतलब थोड़ा डाइवर्ट कर दीजिए। ठीक है, ताकि उनको लगे कि आप इंटरेस्टेड हैं सर्विस में आने, मतलब पब्लिक सर्विस में आने के, ज्वाइन करने के। ठीक है, इसका कोई भी परफेक्ट आंसर नहीं होता है। ठीक है, और जनरली ये सब क्वेश्चन वो नहीं पूछते हैं कि आपने इसको एकदम नीचे क्यों रख दिया। ठीक है। हम्म। ठीक है सर। सर उस समय, हेलो सर। बताइए। सर उस समय आइडिया नहीं था फॉर्म फिल करते समय, और हाइट उतना नहीं है जो बिहार पुलिस सर्विस के लिए चाहिए। तो सेकंड बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, फिर बिहार पुलिस सर्विस, बिहार एजुकेशन सर्विस। तो देख के हम्म, फिर बोलेंगे तो क्या जस्टिफाई करना चाहिए? बिहार पुलिस सर्विस नंबर 1 है आपका? सेकंड है सर, बिहार सेकंड है, एडमिनिस्ट्रेटिव। बीएस नंबर 1 है। जी सर, बिहार एजुकेशन सर्विस थर्ड। तो ठीक है ना, ये तो एक तरह से थोड़ा जनरली हो गया। मतलब जनरली बहुत सारे कैंडिडेट्स ने बीएस नंबर 1 डाला हुआ, तो बीएस में हाइट का तो इशू नहीं होता है मेरे ख्याल से, या होता है क्या? नो सर, सेकंड पुलिस में।
पुलिस में होता है ना, तो जी। वो अगर आपका हाइट टेस्ट हुआ तो आपको बीपीएस अलॉट नहीं होगा, यही बात है ना। पूछेंगे तो अगर क्यों डाले। नहीं नहीं पूछना चाहिए ऐसे, ये सब देखिए उतना। मेरा एक बीपीएससी के इंटरव्यू में मेरा मेरा एक्सपीरियंस रहा है, उतना समय नहीं होता है कि आपसे एक ही क्वेश्चन पे वो ड्रिल करेंगे। इनकेस पूछ देते हैं तो आप कह दीजिएगा कि माइनर हाइट का डिफरेंस था, उस समय आइडिया नहीं था, ठीक है। सच बोलने में कुछ वो नहीं, खराबी नहीं है इंटरव्यू में। जितना ऑनेस्टली और बैलेंस्ड आंसर दीजिएगा उतना आपको मार्क्स अच्छा मिलेगा। सर अगर जैसे कि मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग की, उसके बाद कुछ हम्म, समय के लिए काम किया, और फिर हम्म, इधर तैयारी में सिविल सर्विस वगैरह। तो जैसे हम्म, पूछते हैं तो एक तो बहुत एक ये आंसर होता है कि वहाँ पर लिमिटेड था, यहाँ पर डाइवर्सिफाइड है, एक वो है। फिर बहुत लोग ये, जैसे कि मैंने इस तरह से सोचा है कि बोलूँगा सर कि सर वहाँ जो हमने सीखा है उसको मैं पब्लिक लाइफ में, जो ई गवर्नेंस या डिजिटल इंडिया में लोगों हम्म, तक फायदा पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और इसमें हम्म। सर जॉब सिक्योरिटी ज़्यादा है, और एक पब्लिक सर्विस के साथ एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट भी मिलेगा। तो ये सही है सर। देखिए है तो सही, इसको आपको बस थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना लीजिए, ठीक है सही। बस 3-4 पॉइंट को आपको स्ट्रक्चर कर लेना होगा, ठीक है। और एकदम ऐसे नहीं बोल दीजिएगा, वहां पे थोड़ा आपको प्रैक्टिस कर लीजिए इसको बोलने का। ये आंसर जो है ना बहुत अ, हर कैंडिडेट के लिए कभी कभी टफ हो जाता है कि अच्छा आप क्यों आना चाहते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको थोड़ा स्ट्रक्चर बना लीजिए इसको, मतलब कहीं लिख लीजिए, ठीक है, लिख के प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। क्योंकि पहले आप बोलिएगा कि मान लेते हैं कि पब्लिक सर्विस वाला पॉइंट आखिरी में रख दीजिएगा। पब्लिक सर्विस वाला पॉइंट थोड़ा पहले नहीं तो सेकंड पॉइंट पे रखिए, क्योंकि आपको यहाँ आके पब्लिक सर्विस में ही जाना है, ठीक है। वो लास्ट में नहीं होना चाहिए, समझे ना। और वो लिमिटेड वाला जो पॉइंट था, डाइवर्सिटी वाला पॉइंट है, वो सब तो आजकल जनरल सब वही बोलते हैं, तो उसको आखिरी में बोलिए, या आप नहीं बोलिएगा तो बेहतर होगा, समझे। तो सर हेलो सर। ये तो जैसे कि क्या सीखे तुम, उसका क्या फायदा होगा, वो बोल सकते हैं ना कि वहाँ हमने जो सीखा है हाँ हाँ उसको मैं। बिल्कुल। आपने इंजीनियरिंग क्यों किया, देखिए आपने ईसीई जो है इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन क्यों किया था उस समय, मतलब आप चले जाइए, उस समय आपने इसलिए किया था ना क्योंकि उसमें अपॉर्चुनिटी ज्यादा थे, टेक्निकल नॉलेज आपको गेन होगा, ठीक है। और जो भी अपॉर्चुनिटीज आपको ज्यादा मिलेंगी, तो ये छुपाने का तो कुछ है नहीं इसमें। आप एकदम बोल सकते हैं। आप अगर कोई पूछता है कि आपने इंजीनियरिंग क्यों किया और आप सिविल सर्विसेज में क्यों आना चाहते हैं, तो सही बात है, उस समय आपने टेक्निकल नॉलेज गेन करने के लिए किया, आपको अपॉर्चुनिटीज दिखे उस डिपार्टमेंट में, सॉरी उस फील्ड में, तो इसमें कुछ गलत तो है नहीं, ठीक है। इसलिए आपने किया था। तो और फिर अगर बोलेंगे तो आप उसमें कर सकते हैं कि हाँ मुझे धीरे धीरे पब्लिक सर्विस में इंटरेस्ट हुआ, अगर वो उतना डाइवर्ट करते हैं तो, ठीक है। मतलब हर तरह का अ, होता है, कोई कोई आपको प्रेशर में डालने के लिए कर देंगे डाइवर्ट, कुछ क्वेश्चन लेंगे। तो इसमें कुछ छुपाने का नहीं है, आपका जो सच है वो कह दीजिए कि ये 2-3 चीजें थी इसलिए मैंने इंजीनियरिंग का फील्ड चुना था, और अब मुझे इधर इंटरेस्ट है, पब्लिक सर्विस में इंटरेस्ट है, ठीक है। तो वो सही लगता है। हेलो सर, मेरा भी ऑप्शनल सोशियोलॉजी है सीसी के लिए। सर जी उसमें कौन कौन सा टॉपिक मतलब कर लेना ही चाहिए, और जो थिंकर पार्ट है, वेस्टर्न हम्म। थिंकर चाहे इंडियन थिंकर, तो वो भी करना पड़ेगा सर, मतलब जो जो कंसेप्ट दिए हैं थिंकर लोग। देखिए करना तो होगा, बेसिक तो आपको कर लेना होगा। वेस्टर्न थिंकर क्या है, मतलब जैसे मान लेते हैं 6 से 7 थिंकर हैं वहां पे, तो उनका तो आपने पढ़ा ही होगा ना मेंस के टाइम में, या अच्छा इसमें जी तो सर। ऑप्शन तो हो गया था थोड़ा इसमें सा। ऑप्शनल। नहीं वो हो गया था, लेकिन आपको पूछ तो सकते हैं, वो तो आपको थोड़ा बहुत तो पढ़ लेना चाहिए। इंटरव्यू में देखिए आप कुछ भी ग्रांटेड मत लीजिए, ठीक है? ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ भी ग्रांटेड लिए मत जाइए कि नहीं पढ़ के जाएंगे, एक दो क्वेश्चन छूट भी जाएगा, ऐसा नहीं करिए। आप लोग बेसिक तैयारी हर चीज का कर लीजिए जो आपका फील्ड है, क्योंकि देखिए आप एक कैंडिडेट हैं, ठीक है। उनको पता है कि आप मान लेते हैं कि आपने हिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया, आपका सोशियोलॉजी ऑप्शनल है, ठीक है, या उस तरह का कुछ है, कोई भी ऑप्शनल, तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाँ आपको बेसिक आइडिया ये सब का होगा।
तो एकदम स्किप नहीं कीजिए, जो भी थिंकर्स वगैरह हैं सब बेसिक जो भी थ्योरी है वो सब पढ़ लीजिए, थोड़ा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पढ़ लीजिए, बिहार में कहाँ अप्लाई हो सकता है वो थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, तो बढ़िया होगा मेरे हिसाब से। इसमें नेग्लेक्ट नहीं कीजिएगा। ओके सर। हम्म। और सर बिहार के पर्सपेक्टिव से मतलब किस तरह से मतलब सोशियोलॉजी को जोड़ कर पूछ सकते हैं सर, मतलब बिहार क्या के क्या पर्सपेक्टिव में देखिए, बिहार में सोशल प्रॉब्लम्स क्या हैं और आजकल बिहार गवर्नमेंट कर क्या रही है, मेन मेन क्या आपको लगता है? आपसे कुछ, जैसे हम लोग न्यूज में देखते हैं कि अ, ये जो है ना अपना डिपार्टमेंट, एक मद्य निषेध डिपार्टमेंट, मतलब जी लिकर प्रोहिबिशन वाला, ये 2016 से ही न्यूज में है। ठीक है, और वो अभी भी पूछा जाता है, अभी तक पूछा जाएगा आपसे, ठीक है, कभी भी पूछ सकते हैं वो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये सोशल प्रॉब्लम है। ड्रिंकिंग जो है, ये ओवर ड्रिंकिंग, ठीक है, ये सब यहाँ बिहार में एक समझिए सोशल, बहुत बड़ा सोशल प्रॉब्लम है। करप्शन है, फिर अपने यहाँ कास्ट कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, तो ये सब चीज जो है, यही सबसे घुमा फिरा के वो तो एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे बिहार से रिलेटेड। फिर आजकल जो डेवलपमेंट हो रही है, तो जैसे होता है ना, ये सात निश्चय 3 आ गया, तो सात निश्चय 3 में भी आपको बहुत सारी चीजें आप देखेंगे कि सोशल पैरामीटर से लिंक है, ठीक है, कुछ यस भी है, चाहे नल का जल हो, चाहे आपको महिलाओं का रिजर्वेशन हो, या फिर कुछ भी है, तो ये सब तो सोशियोलॉजी का ही पार्ट है ना, एक तरह से। जी जी। तो वो आपसे इस तरह से ही पूछेंगे, अगर उनको एक केस बेस्ड क्वेश्चन, कुछ केस दे देंगे आपको कि बिहार से आपको क्या लगता है कि बिहार इसमें क्यों पीछे है या क्यों आगे है, सोशली सोशियोलॉजिकली सोच के बताएं, ठीक है। तो उसमें आप एक दो चाहें तो बीच में आंसर में आप एक दो कुछ अच्छा थ्योरी भी डाल सकते हैं, मतलब ये पूरा वैलिड होता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और सर जब क्वेश्चन पूछते हैं तो जैसे कोई ओपन टाइप का क्वेश्चन होता है तो कितना देर उसको आंसर देना चाहिए तो सर? हाँ, एक अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, ट्राई कीजिए कि ज्यादा लंबा नहीं हो और बहुत छोटा भी नहीं हो। मैं थोड़ा इसमें मेरा अपना यूनिक कुछ था, मैं 40 सेकंड से 50 सेकंड ज्यादा आंसर नहीं देता, ठीक है, तो उतना मेरे लिए इनफ था। किसी किसी का 1 से 1.25 मिनट चला जाता है, 1.5 मिनट चला जाता है, ठीक है, डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। अगर आपसे पूछ रहे हैं कि मान लेते हैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हमें सोशियोलॉजी क्यों लिया, ठीक है, उसमें आप 2 से 3 पॉइंट बोलेंगे, ऐसा तो नहीं है 10 पॉइंट बोलेंगे, ठीक है, 2 से 3 पॉइंट आप बहुत से बहुत 1 मिनट में खींच लेंगे, 40 सेकंड, 50 सेकंड, ठीक है? तो ये जनरल रहता है, वहीं किएगा तो मेरे हिसाब से सही रहेगा। ओके सर, ओके, धन्यवाद सर। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बताइए। सर ये पूछना था सर, सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन को सर कैसे टैकल करें सर, उसमें बेस्ट अप्रोच क्या होना चाहिए उसमें, जैसे डीएसपी से रिलेटेड सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन को इस टाइप से टैकल करना होगा सर। डीएसपी बेस्ड क्वेश्चन में देखिए, आप पुलिस का बात कर रहे हैं, ठीक है, तो पुलिस का डीएसपी का रोल क्या होता है, ये पहले आप थोड़ा बेसिक पढ़ लीजिए उसके बारे में। जैसे डीएसपी में आपको पोस्टिंग कहाँ मिलेगी? अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, है ना, यही है डीएसपी, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं उनका, जैसे आजकल फॉरेंसिक्स में बहुत डेवलपमेंट हो रहा है बिहार में, मतलब मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट जहाँ मैं पोस्टेड था वहां देखा कि फॉरेंसिक्स में बहुत काम हो रहा है, ठीक है। तो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन में आप कम से कम, मैं आप सबको एडवाइस करूंगा कि आप एक 20 से 25 पॉइंट पहले ही, मतलब होता है ना बस कि ये है, जैसे फॉरेंसिक डिपार्टमेंट है, क्राइम इन्वेस्टिगेशन है, किसी ने ई गवर्नेंस बोला था, ई गवर्नेंस है, ठीक है, पुलिस में भी ई गवर्नेंस होता है। फिर आपको पुलिस की मॉरल पुलिसिंग है, ठीक है, ये सब चीजें हैं, ये सब का एक बेसिक पॉइंट कहीं कहीं लिख लीजिए, और जो भी सिचुएशन आता है उस हिसाब से ये सब को यूज करके आंसर कीजिए, तो आपको हेल्पफुल होगा। जहां तक पुलिस डिपार्टमेंट का सवाल है, तो पुलिस डिपार्टमेंट में लोग जनरली एक लगाते हैं कि करप्शन ज्यादा है, तो सिचुएशन वो भी पूछ सकते हैं कि आप करप्शन कैसे कम करेंगे डीएसपी बनने के बाद, ठीक है। तो इसमें भी आप 2-3 पॉइंट अपना पहले मतलब कि थोड़ा माइंड एक बना के चलेंगे, हाँ ये से क्वेश्चन आएगा, तो होता है ना, आपको स्ट्रक्चर पहले से पता होगा कि
करप्शन पे आएगा तो ये आंसर देना है। ठीक है। आजकल जैसे इंसिडेंट्स जो भी हैं, चाहे फीमेल के अगेंस्ट है, वो शायद कम हुए हैं, तो वो कैसे कम हुए हैं, तो आप उसको कैसे कम करेंगे अगर ज्यादा कहीं पे है तो। ठीक है। तो ये सब चीज पूछ सकते हैं वो। तो उस हिसाब से आप एक स्ट्रक्चर्ड 2-3 पॉइंट 4 पॉइंट का आंसर पहले ही सोच के रखें, बना लें अपने माइंड में, तो आपको वो हेल्पफुल रहेगा। तो ये जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करिएगा अभी बोल के, पहले तो बना लीजिए कुछ अपना कॉपी नोट्स वगैरह, और फिर उसको प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको वो मेन इंटरव्यू में हेल्प करेगा। थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी सर, गुड जी। इवनिंग। गुड इवनिंग। सर मेरा जो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है वो इकोनॉमिक्स है, और हम्म। मैं मास्टर्स कर रही हूँ सोशियोलॉजी से। और जी। मैंने ऑप्शनल लिया है PSIR। और हम्म। मैंने पढ़ाई भी सर सोशियोलॉजी की है। इन डेप्थ नॉलेज मुझे सोशियोलॉजी की है, क्योंकि जी। मैं UPSC की तैयारी कर रही हूँ, तो उसमें सोशियोलॉजी ऑप्शनल लिया है। और मैं सर थोड़ा PSIR में कॉन्फिडेंट बिल्ड नहीं हो रहा है। बहुत ही बेसिक एलिमेंट्स मुझे PSIR के नहीं आ रहे हैं। तो सर, और मैं जस्टिफाई कैसे करूं इस सारी चीजों को कि तुमने इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन किया और अब तुम मास्टर सोशियोलॉजी से कर रही हो, और ऑप्शनल PSIR लिया है। तो इससे सर क्या एक्सटेंडेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, और जस्टिफिकेशन क्या देना चाहिए मुझे, और PSIR के लिए बेसिक सर पढ़ाई कैसे करूं और कहाँ से करूं? आपने ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स में किया और आपने मास्टर्स भी सोशियोलॉजी में किया, तो ठीक है। और आपका ऑप्शनल PSIR अभी अपने इसमें ले लिया। ऑप्शनल तो आप यही जस्टिफाई कर सकते हैं कि आपको एक चॉइस दिया गया था, तो आपने, आपको दोनों, आप कभी भी नेगेटिव नहीं बोलिएगा। फिर एक सजेस्ट करूँ, कभी ये नहीं बोले, वहां पे ये नहीं दिखाइएगा कि आपको प्रॉब्लम हो रही है पढ़ने में या समझने में। वहां पे आप कॉन्फिडेंट ही रहिएगा बोर्ड के सामने। भले ही आपको अ, कुछ वो नहीं आंसर आ रहा हो, तो आप कह दीजिएगा कि अभी नहीं याद आ रहा है जो भी, लेकिन वहाँ कॉन्फिडेंट ही आपको रहना पड़ेगा। वहाँ पे आप ये नहीं दिखा सकते हैं कि आपको ऑप्शनल अपने, मान लेते हैं कि गलती से चुन लिया या फिर अब मन नहीं लग रहा है। दूसरा बात कि आपका जस्टिफिकेशन पार्ट जो है, अगर वो पूछते हैं मास्टर सोशियोलॉजी में है तो PSIR क्यों ले लिया, तो आप कहिएगा कि मुझे दोनों सब्जेक्ट मैंने पढ़ा था, मुझे PSIR में भी तैयारी करते वक्त इंटरेस्ट आया था। ठीक है। कुछ तो आपको इंटरेस्ट वाइज ही बोलना होगा, क्योंकि ऑप्शनल लोग आपको वो ऑप्शन ही देते हैं ना कि आप चुनिए 20-25 में से कुछ एक चुन लीजिए। ठीक है। तो आप उसको अब यस। ये काउंटर नहीं कह सकते ना कि नहीं नहीं हम ऐसे ही रैंडमली चुन लिया, ये सब नहीं बोलना है। वहाँ वहाँ पे आपको जस्टिफाई करना है। जो नॉर्मल, मान लेते हैं मैं एक नॉर्मल PSI कैंडिडेट, तो मैं वहां पे जाके क्या करूंगा? मैं तो कॉन्फिडेंटली वहां जाके बोलूंगा ना कि हाँ, मैंने ये पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, इन तीनों रीजन से मैंने PSIR लिया। तो वही आपको भी करना है। ठीक है। मतलब आपको थोड़ा बहुत इसमें मेहनत तो करनी पड़ेगी। आप उसको एकदम नेगेटिवली नहीं वहां जाके कह सकती। PSIR के लिए सर बेसिक मिनिमम जो है, सारे थिंकर्स अगर मैंने कर लिए, वेस्टर्न थिंकर्स, और मतलब स्टेट ऑफ नेचर और ह्यूमन रिलेशन में उनके क्या थॉट प्रोसेस थे, इतना से काम हो जाएगा? और देखिए, सॉरी, मैं PSIR मैंने उतना पढ़ा नहीं है मतलब अपने डेप्थ में, ऑप्शनल वाइज तो गाइड तो नहीं करूंगा। लेकिन मैं आपको बस इतना ही कह सकता हूँ कि जैसे आप सोशियोलॉजी का तैयारी करती, ठीक है, हाँ। लगभग मतलब कुछ परसेंटेज 70-80% PSIR तो कर ही लीजिएगा। ठीक है। ये मेरा यस आपको सर। कहना रहेगा। ओके सर, थैंक गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश में है और मैंने B.Ed भी किया है। तो सर बीच में पोस्ट ग्रेजुएशन बताना छोड़ दें सर, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन बताने के बाद सर बहुत ही ज्यादा डीप में क्वेश्चंस आ रहे हैं। मॉक में मैंने देखा है सर ऐसा। किस टाइप में क्वेश्चन आ रहा है, एक बार रिपीट कीजिएगा। मॉक इंटरव्यूज में सर। नहीं नहीं, किस चीज के क्वेश्चन पूछ रहा है वो? हाँ सर, जैसे इंग्लिश के बहुत सारे राइटर्स के बारे में पूछ रहे हैं, उनके कोटेशंस के बारे में पूछ रहे हैं कि ये किनका कोटेशंस है और इसका मीनिंग क्या है। इसके अलावा सर बहुत सारे नोवेल्स के बारे में पूछ रहे हैं, इंडियन इंडो ब्रिटिश लिटरेचर के बारे में पूछ रहे हैं, अमेरिकन एफ्रो लिटरेचर के बारे में। हाँ, तो इसमें क्या है ना कि आपको
थोड़ा बहुत इसमें मेहनत कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि अब मॉक में पूछ रहे हैं तो मॉक में तो वो कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। जी मॉक में सर। तो रैंडमली उनके पास होता है, आप कहाँ मॉक लगा रहे हैं इससे भी मैटर करता है, ठीक है। जी ऐसा सर। नहीं हर जगह जाके मॉक लगाना भी सही नहीं होता है, जी सर। प्रॉपर ठीक ठाक जगह ही मॉक लगाइए। पहला तो ये सजेशन है। दूसरा है कि जहाँ तक ये थिंकर का आप बात कर रहे हैं या फिर इंग्लिश में आपको जो भी पूछ रहे जी हैं सर। वो सवाल जवाब, तो उसमें आप एक बेसिक लेवल ऑफ प्रिपरेशन तो कर ही लीजिए, ठीक है। बेसिक लेवल ऑफ प्रिपरेशन आपको करना ही पड़ेगा। जो भी आपने एक फील्ड लिया हुआ है या आप वहां पे प्रेजेंट करने जा रहे हैं, ठीक है, जैसे इंग्लिश में आपका, तो वो आपको एक्सपेक्ट तो करेंगे करेंगे, इसमें कुछ ये नहीं है। हम लोग भी जैसे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं और हम लोगों को भी टाइम हो गया, लेकिन हम लोग भी बेसिक लेवल ऑफ प्रिपरेशन करके जाते हैं। भले ही हम लोग वहां जाके बोल दें कि सॉरी सर याद नहीं आ रहा है, ठीक है, वो अलग चीज है। लेकिन आप कॉन्फिडेंटली जाइए, ठीक है। आप जाइए, उसके जी बाद सर। जो होता है नहीं होता है वो आपके हाथ में है नहीं, क्वेश्चन आपके सर हाथ में एक्चुअली नहीं है। मैं इंटरव्यू के बाद जब वो लोग रिव्यू देते हैं तो वो बोलते हैं कि आपका नॉलेज अच्छा है, लेकिन सर फिर ऐसा क्वेश्चन कुछ पूछते हैं जो नहीं आता है तो सर पूरा कॉन्फिडेंस लगता है हिल गया, अंदर से कुछ आता ही नहीं मुझे। नहीं नहीं, ये तो लगेगा ही। ये तो हम लोग, पर्सनल नेचर होता है सबका। अब मान जी लेते हैं सर। आपको 10 क्वेश्चन पूछा, आपने 9 का आंसर दिए, दे दिया, एक का नहीं दिया, तब भी आपको खराब जी लग सर। सकता है, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको नेगेटिव कुछ सोचने का नहीं है। जब आपको बोल ही रहे हैं कि आपका नॉलेज बेस अच्छा है, तो आपको वो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहना चाहिए कि आपको जी वो सर। अप्रिशिएट कर रहे हैं आपके नॉलेज को, और आपको आगे ही बढ़ने का वो दे रहा है ना मौका, समझे। जी सर। तो इसलिए कभी भी अपने आप को ये नहीं सोचना है कि ये नहीं आता है, ठीक है, या ये नहीं आ पाएगा। कॉन्फिडेंस रखना आपको जरूरी है इसमें, इससे यही आपको हेल्प करेगा। सर फिर ऐसे सर कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस में फिर थोड़ा सा अंदर से डर जैसा फीलिंग आता है सर कि पता नहीं कैसा हुआ है इंटरव्यू और फाइनल इंटरव्यू कैसा नहीं, होगा। वो क्या है ना, वो आप प्रैक्टिस करने से आपका थोड़ा थोड़ा डर कम हो जाएगा। देखिए, जी अब सर। कितना भी कीजिएगा ना, तो हर चीज तो पढ़ने ही लीजिएगा आप, ठीक है। चाहे आपका बीपीएससी का इंटरव्यू हो, चाहे कोई भी इंटरव्यू, ठीक है, वो आप कुछ भी कितना भी हो जाए, आप हर चीज पढ़ के नहीं जा सकते। वो आपसे रैंडम चीज पूछेंगे ही, ठीक है। आपको ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन होगा ही जो आपको नहीं आएगा, ठीक है। इसमें जी कुछ सर। छुपा हुआ नहीं है, सबका होता है ऐसा। वही वो देखना चाहते हैं आप टैकल कैसे करते हैं। अगर आप वहां पे प्रेशर में आ जाते हैं, ठीक है, आप थरथराने लगते हैं, वो सब देखना चाहते हैं। आप वहां पे बैलेंस बैठे रहिए, ठीक है। एक मतलब मीडियम स्माइल रहना चाहिए फेस पे, ठीक है। ये सब चीज एक्सपेक्ट करते हैं। आंसर आप यस नो, मतलब दो आंसर नहीं भी देंगे, तीन आंसर नहीं भी देंगे, उससे कुछ नहीं होता है। बस आपको एक कॉन्फिडेंटली वहां पे अपने आप को प्रेजेंट करना होता है। 15 मिनट का गेम है, ठीक है। यही मान के चलिए, जी 15 से 20 मिनट का गेम है। उस गेम में आपको अच्छा अपने आप को करके निकलना है। थैंक यू सर। सर मेरा हॉबी है हिंदी कविता लिखना। तो अपना कविता लिखा हुआ जो तैयार कर ले, उसके अलावा और क्या क्या करना पड़ेगा सर? हिंदी कविता में सर ऐसे, मेरा भी यही क्वेश्चन है सर, हिंदी कविता मेरा भी है, तो इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि सर क्या डायमेंशंस हो सकता है क्वेश्चन का? देखिए, हिंदी कविता में जैसे कि वो लोग आपको ये तो बोल ही सकते हैं कि आप अपना पसंदीदा कविता रिसाइट कीजिए, ठीक है। जी वो सर। तो आप एकदम समझ पढ़ के ही जाइएगा, इसका ज्यादा चांस होता है। जिन्होंने ये सब लिया होता है ना, कि सिंगिंग है या कविता लिखना ले लिया है, ठीक है, या इवन ऐसे राइटिंग भी किसी किसी का हो जाता है, तो वो बोल देते हैं अच्छा आप रिसाइट कीजिए, ठीक है, कुछ रिसाइट करिए। ये तो होता ही है। दूसरा है कि जनरली जो भी आपके फेमस, जिन्होंने कविता वगैरह लिखा है, ठीक है, उनके बारे में पूछते हैं कभी कभी। हिस्ट्री पूछ देते हैं उनके बारे में, अच्छा है इनका ये कविता है, ठीक है। तो वो सब थोड़ा बहुत बेसिक आप तैयार कर लीजिएगा, तो वो आपको इसमें हेल्पफुल रहेगा। अ, इसी डायरेक्शन में वो पूछेंगे। ओके थैंक यू सर। थैंक यू। सर इंजीनियरिंग का यूज कैसे करेंगे आप एडमिनिस्ट्रेशन में, इसका आंसर कैसे करेंगे सर? जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग का तो हमने बोला डेवलपमेंट के कार्य में, तो उन्होंने बोला ये तो इंजीनियर करेगा, आप क्या करेंगे एक्स्ट्रा?
ये तो इंजीनियर करेगा, तो आप भी तो सिविल इंजीनियर है ही ना। वो तो आपको बस देख रहे हैं कि आप उसमें जो भी आपने आंसर किया, कि आप उस आंसर पे बैठ रहे हैं कि नहीं। ये क्वेश्चन आप जो कह रहे हैं ना, आप दो क्वेश्चन मुझे आपने पूछ दिया अभी। एक क्वेश्चन आपने बोला कि अच्छा इंजीनियरिंग का यूज कैसे करेंगे, ठीक है, तो आपने बोला कि सर मैं सिविल इंजीनियर हूँ, तो मुझे मैनेज डेवलपमेंट के पर्पस में करना है, ठीक है ना। तो ठीक है, और फिर वो बोल रहे हैं नहीं इंजीनियर करेगा, तो आप क्या करेंगे। तो वो बस ये देखना चाह रहे हैं कि आप अपने आंसर से स्टिक कर रहे हैं कि नहीं, आप डाइवर्ट तो नहीं हो जाते हैं, ठीक है। आप जो भी आंसर दे रहे हैं उस पर कॉन्फिडेंट रहिए, ठीक है। और इंजीनियरिंग का क्या यूज है, तो आपने जैसे डेवलपमेंट बोला, तो पहली बात है इंजीनियरिंग का टेक्निकल नॉलेज होता है, ठीक है। टेक्निकल नॉलेज आपने गेन किया, उसको आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में यूज करते हैं, यही तो इंजीनियरिंग है ना। तो इसी को आपको प्रेजेंट करना है कि सिविल सर्विसेज में आप कैसे यूज करेंगे, ठीक है। जैसे किसी ने अभी बोला था कुछ देर पहले, ई गवर्नेंस में करेंगे। कोई बोल सकते हैं कि पुलिसिंग में करेंगे, पुलिसिंग में इतने सारे क्राइम कंट्रोल के लिए आ गए हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप सिविल इंजीनियर हैं तो सिर्फ सिविल में ही करेंगे, ठीक है। आप सिविल इंजीनियर हैं, लेकिन आप तो सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं, ठीक है। पब्लिक सर्विस में जा रहे हैं, तो आप हर इंजीनियरिंग के हर फील्ड का इन जनरल कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पूछिए। और किन्हीं को कोई डाउट्स नहीं है? आई थिंक सर प्रेटी मच सारे डाउट्स क्लियर कर रहे हैं। जो लोग अभी तक बिल्कुल डाउट नहीं पूछे हैं, सैमसंग स्नेहा, सोनू, सोनू तो पूछ ले, सोनू, सुमन, रिहा। अच्छा सर, कुछ मेरे भी डाउट्स थे सर। सर जैसे अगर कोई स्टूडेंट है जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड है यूपीएससी में, और उसके बाद वो 70th बीपीएससी दे रहा है क्योंकि या तो उसका यूनिफॉर्म सर्विस का चाहत है, डीएसपी है, या फिर अ, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में बाय एनी रीजन वो पर्सन जाना चाहता है, या फिर पेरेंट्स का केयर करने के लिए, या फिर बिहार होम स्टेट वापस आना चाहता है, तब वो कैसे इस सवाल या फिर डिफेंड करे कि ऑलरेडी सर्विस में है और फिर वो बीपीएससी में आ रहा है या सेलेक्ट होना चाहता है? एक तो मैं तो इसमें, ये अच्छा क्वेश्चन है इसमें तो। मेरे एक फ्रेंड हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ यूपीएससी में सिलेक्टेड है, लेकिन वो बाहर में जॉब करते हैं, अब बिहार आना है उनको, ठीक है। तो पहला है कि बिहार से आपको रिलेटेड ही इसमें आंसर देना होगा कि आप बिहार क्यों आना चाह रहे हैं। बेसिकली यही हो जाएगा कि अगर आप यूपीएससी में सिलेक्टेड हैं, तो फिर आपको तो बहुत ही अच्छा खासा जस्टिफिकेशन लगेगा। उसी में आपको दो तीन पॉइंट सर जस्टिफाई करना होगा कि अ, बिहार में मुझे ये सोशल प्रॉब्लम्स दिखे, या जो भी दिखा, उसके आधार पे मैं डीएसपी बनना चाहता हूँ, ठीक है। मुझे पुलिस में यूनिफॉर्म पोजीशन में इंटरेस्ट है शुरू से। ये अलग बात है कि मेरा सिलेक्शन हो गया था कहीं नॉन यूनिफॉर्म्ड में, मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ नॉन यूनिफॉर्म में है वो, ठीक है। तो आपको यूनिफॉर्म के प्रति एक दिखाना होगा इंटरेस्ट वगैरह, और सेकेंडली बिहार के प्रति दिखाना होगा। ये दोनों का जब मिक्सचर बन जाएगा आंसर में, तो मेरे ख्याल से। ओके। और दूसरा कि यदि पास्ट में इंटरव्यू वगैरह दिए हैं, चाहे बीपीएससी में जैसे बहुत होता है कि कभी कभी बहुत रैंडम मार्किंग होता है, लोग नहीं सेलेक्ट हो पाते हैं। कभी कभी तो ऐसा रहता है कि सब कुछ अच्छा है, 50 मार्क्स दे दिए, तो पिछली बार कभी नहीं हो पाया। तो ये बैगेज को कैसे लेकर स्टूडेंट नेक्स्ट इंटरव्यू में जाए इस होप के साथ कि इस बार अच्छा होगा? देखिए, बैगेज को भूल ही जाना बेहतर होता है, ऑल्दो ये बहुत टफ है भूल पाना कि आपको पहले क्या मार्क्स मिला, हो सकता है अच्छा मिला, हो सकता है खराब मिला हो। लेकिन उसको भूल जाना ही बेटर है, इसको एकदम फ्रेशली लेना। क्योंकि मैं आपको अपना ही एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरा 25 तारीख को सीसी का इंटरव्यू था, 26 तारीख को सीडीपीओ का इंटरव्यू। 25 तारीख का इंटरव्यू मेरा बहुत रैंडम चला, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अब 26 का इंटरव्यू दें नहीं दें, एक बात बता रहा हूँ मैं तो। लेकिन 26 का इंटरव्यू बहुत ही स्मूथ चला था, इजी, थोड़ा सा
माइंडसेट था, बहुत ही इजी वेज में उन्होंने क्वेश्चन पूछा, अच्छे तरह से पूछा, ठीक है, और आंसर्स भी ठीक ठाक हुए। तो फ्रेश माइंड से ही जाना सर सही होता है। ठीक है, इसमें पुराना बैगेज आप जितना याद करेंगे आपके के लिए वो हानिकारक होगा। पुराना बैगेज सर थोड़ा नेग्लेक्ट करके उसमें आप तभी भूल सकते हैं जब आप उसके लिए प्रिपेयर्ड हो थोड़ा बेहतर, तब आप कॉन्फिडेंस रखेंगे। जब तक आप सर प्रिपेयर्ड होंगे तभी तो आप एक अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ जा सकते हैं, बैलेंस्ड वे में अपना आंसर दे सकते हैं। तो यही एक्सपेक्ट करते हैं कहीं का भी बोर्ड हो सर। ओके, और हॉबी रिलेटेड बड़ा क्वेश्चन रहता है स्टूडेंट्स का कि सर इंजीनियरिंग किए या फिर शुरू से ही कोई हॉबी नहीं है सर, अब क्या सेलेक्ट करें? अगर बहुत कोई लास्ट मोमेंट पे बिल्कुल उसको क्लैरिटी नहीं है, तब फिर क्या फ्रेमवर्क वो रखें, या फिर जो कि थोड़ा ऑथेंटिक लगे? क्योंकि इंटरव्यू बोर्ड में वो पूछ देते हैं ये आप ही का है, या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने बोला तो आपने कोई आसान सा या फिर इंट्रोवर्ट वाला रख लिया जो कि खुद से मतलब कर लेंगे, पता भी नहीं चलेगा, कोई बाहर उसमें जाना नहीं है, तो डायरी लिख लिए, या फिर तो कैसे, क्या फ्रेमवर्क रख सकते हैं? देखिए इसमें क्या है कि चलिए ठीक है, यही मान लेते हैं ना कि आपको आपने कुछ प्रिपेयर नहीं किया हुआ है, आपका हॉबी सही में कुछ आप कंफ्यूज हैं क्या चुने, तो आप या तो कुछ चुन लीजिए, उसका प्रिपरेशन कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, आप वहां जाके अगर वो ये बोल रहे हैं कि आपने ऐसे ही रैंडमली चुन लिया, तो आप वहाँ हाँ तो नहीं बोल देंगे सर, आप तो वहाँ जस्टिफाई करेंगे नहीं ऐसा नहीं है। तो बेहतर है कि प्रिपेयर्ड रहें उस चीज पे। आप भले ही आपका वो 100% उसके लिए आप तैयार हैं या नहीं, वहां पे आपको किसी भी तरह जस्टिफाई तो करना ही होता है कि हाँ इस रीजन से मैंने ये चुना या इस रीजन से मुझे इसमें इंटरेस्ट आया। बेसिकली आपको इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा हॉबी में। हॉबी तो वही है कि आप अपने फ्री टाइम में करते हैं जब भी आपको मन होता है, तो ये जरूरी है जस्टिफाई करना। अब बिना इसके आप वहां पे नेगेटिवली आपका, सर इसको मैं पर्सनल चीजों से जोड़ दूंगा, मतलब एक जो पर्सनल अपना लाइफ होता है जैसे ग्रेजुएशन है या कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो हॉबी आपकी ही हो गई, तो ये सारी चीजें आपकी अपनी हैं। ठीक है, ये अपनी चीजें जो है इस पे आपका कंट्रोल है। तो आप जितना आप अपने आंसर को कंट्रोल्ड वे में वहां बोलिएगा, थोड़ा बैलेंस वे में बोलिएगा, अच्छा रहेगा। कुछ कुछ चीजों पे आपका कंट्रोल नहीं है, जैसे मान लेते हैं सात निश्चय 3, इस पे आपका कंट्रोल नहीं है, ये तो किसी और ने चुना है ना। सात निश्चय 3 में आपको जो भी पॉइंट्स हैं तो आपका आपका नहीं है वो, लेकिन हॉबी आपका अपना पर्सनल है, तो उसको थोड़ा सा ठीक ठाक ही वे में चुनना ठीक रहता है। अगर आप नहीं चुन पाए अभी तो कुछ ऐसा चुनिए जिसके बारे में आप प्रिपरेशन थोड़ा इजीली कर लें। ओके, और अगर ये वैल्यूज एथिक्स से अगर कुछ सवाल वो लोग ड्राइव करते हैं, जैसे कि हम्म। लीडरशिप क्या होता है, करेज में अगर वो एंटर कर रहे हैं, या फिर आपके आइडियल कौन है, तो उनको डिस्क्राइब करने में लोग कभी कभी उनसे क्या सीखे, तो फिर लोग आइडियल का कुछ कुछ क्वालिटीज बता देते हैं, और फिर उसके बाद वो जब काउंटर क्वेश्चंस करते हैं तब फिर लोग उतना अच्छे से जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं। अ, उनके पास एग्जाम्पल्स की कमी रहती है, तो किस प्रकार से इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं? इसमें सर क्या है कि आप जो भी, जैसे आपने बोला आइडल कौन है और आपने कुछ करेज बोल दिया है, कुछ भी बोल दिया है, तो आपको एक बेसिक लेवल ऑफ प्रिपरेशन पहले माइंड में कर लेना चाहिए, क्योंकि सही बात है आप एक इंटरव्यू बोर्ड फेस करने जा रहे हैं, तो एक सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं ना जो डिराइव होते हैं किसी भी एक प्राइमरी क्वेश्चन से, समझिए वो सेकेंडरी क्वेश्चन। आप जब भी प्रिपेयर करते हैं तो 2-3 लेवल ऑफ क्वेश्चन का कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपको ये जो प्रॉब्लम आ रही है कम हो जाएगी। आप सिर्फ ये नहीं सोचिए कि आइडल पूछेंगे तो किसी ने महात्मा गांधी कह दिया, किसी ने अब्दुल कलाम कह दिया, तो आंसर हो गया खत्म। इसमें आपको 2-3 लेवल आगे जाके कि हाँ अच्छा अब्दुल कलाम सर हैं तो क्यों हैं, अच्छा तो ये रीजन से हैं, तो वो जो भी डायरेक्शन वो पूछ सकते हैं। आप अपने बारे में भी सोच के रखिए कि हाँ ये पूछा जा सकता है कि करेज का डेफिनेशन क्या है, या ये पूछ सकते हैं कि आपके हिसाब से करेज का डेफिनेशन क्या है, व्हाट डज करेज मीन टू यू। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो वो थोड़ा आप पर्सनल में भी जा सकते हैं, मतलब ये जरूरी नहीं है कि आप रटा हुआ आंसर दें, करेज का ये डेफिनेशन है ना। तो आप थोड़ा सा उसमें एक दो पर्सनल टच दे दीजिए, एग्जाम्पल दे दीजिए, ठीक है, उससे भी जस्टिफाई हो जाता है। राइट, राइट। और अगर वो लोग कभी कभी इस टाइप से आपने कोई भी स्टेटमेंट दिया जैसे लीडरशिप, तो वो लोग फिर बाद में अगर कभी पूछते हैं कि लीडरशिप, एक लीडर और मैनेजर में क्या डिफरेंस है,
मान लीजिए कि इस टाइप के सवाल में दो टाइप का अप्रोच स्टूडेंट्स रखते हैं। एक की जो कि बिल्कुल उस समय गिव अप कर देते हैं, हाँ ठीक है सॉरी सर मैं अभी ये नहीं कर पाऊंगा। पर कभी कभी क्या होता है कि कोई उसी समय ऑन स्पॉट डेफिनेशंस क्रिएट करते हैं जो उनका आइडिया है उसके हिसाब से। तो लीडरशिप और मैनेजमेंट पे एक मैनेजर पे एक उन्होंने बना लिया डेफिनेशन। तो फिर उसके बाद अगर इंटरव्यू बोर्ड जो है वो बार बार उनसे अब क्वेश्चंस कर रहा है ताकि वो मैनेजर और लीडर का डिफरेंस धीरे धीरे करके ब्लर कर दे, तो उस समय स्टूडेंट का क्या अप्रोच रहना चाहिए इस टाइप का, जब वो खुद ही डिफाइन किया और बाद में खुद ही उसमें लग रहा है कि इंटरव्यू बोर्ड जो है वो फंसा रहा है। उन्होंने करेज लिया और उन्होंने डिफाइन कर दिया, लेकिन बाद में अब लग रहा है कि वो अब बहुत ज्यादा घुमा रहे हैं कि अरे ये तो मैनेजर का काम है, ये तो लीडर का काम है। तो उस समय क्या, कैसे स्टूडेंट को हैंडल करना चाहिए? देखिए सर, इसमें क्या है कि या तो आप इस तरह के क्वेश्चन में या तो आप रिस्क लीजिए या तो आप रिस्क नहीं लीजिए। ठीक है, या तो आपको आता है मतलब आप रिस्क ले सकते हैं तो भी लीजिए। ठीक है, क्योंकि राइट। देखिए ये बहुत ही सर्टेन टाइप ऑफ क्वेश्चन, लीडर वर्सेस मैनेजर, ठीक है, या फिर एडमिनिस्ट्रेटर वर्सेस मैनेजर, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आता ही है, मतलब कभी भी पूछ। तो ये तो देखा जाए तो जैसे बहुत, अगर किन्हीं ने एमबीए वगैरह किया होगा तो ये सब तो उन लोगों के लिए कुछ है नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। लेकिन क्योंकि बहुत लोग नहीं करते हैं और तब भी बोर्ड फेस करते हैं, तो इसलिए वो लोग कभी कभी ये सब क्वेश्चन पूछते भी हैं, क्योंकि जानते हैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का लड़का है या लड़की है, तो इसी को पूछते हैं। ठीक है, क्योंकि ये लोग तो पढ़ के नहीं आए हैं वो, है ना, बिल्कुल। इसलिए वो पूछते हैं। तो इसमें आपको अगर आता है तभी आप अटेम्प्ट कीजिए। और मेरा सजेशन ये रहेगा, अपने से डेफिनेशन नहीं बनाइए। ठीक है, क्योंकि सही में फिर आपको घुमा ही देंगे, चाहेंगे। ओके, ग्रेट इंसाइट्स। और क्योंकि स्टूडेंट्स कभी कभी इस टाइप के वर्ड्स यूज कर देते हैं कि सर मैं अपने आप में लीडरशिप क्वालिटीज ढूंढ पाता हूँ, या फिर कभी कभी बोल देते हैं कि अपना वर्क एक्सपीरियंस बताते वक्त में वो बोल देते हैं कि सर मैनेजर जो थे वो बहुत अच्छे थे, ऐसा कुछ। तो फिर वहां से कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चंस डिराइव हो जाते हैं। हम्म। और ठीक आप, है। हाँ, और आपका तो अगर कुछ बच्चा जैसे कि जेरस एसोसिएट्स से हैं, या फिर जिनका वर्क एक्सपीरियंस रहा है, या फिर म्यू सिग्मा से उनका वर्क एक्सपीरियंस रहा है, अ, तो फिर वो लोग अगर शिफ्ट करना चाहते हैं बीपीएससी में, तो उनसे किस प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं, उनको कैसे डिफाइन करना चाहिए? पहला सवाल, जनरली इसमें एक लेवल ऑफ प्रिपरेशन इसमें भी कर लेना चाहिए कि आप क्यों आना चाहते हैं प्राइवेट सेक्टर से पब्लिक सेक्टर में। पहला तो ये हो गया कि प्राइवेट सेक्टर था, आप गवर्नमेंट सर्वेंट बनना चाहते हैं, तो उसका क्या रीजन है। सेकंड है कि आप दोनों में डिफरेंस क्या है, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में। अब ऐसा नहीं है कि आप पब्लिक सेक्टर का बहुत बढ़ाई कर दीजिए और प्राइवेट सेक्टर को एकदम नीचे कर दीजिए, वैसा नहीं है। आपको बैलेंस वे में अपने वेज में कहना है कि हाँ वो भी अच्छा सेक्टर है, लेकिन मुझे इसमें क्यों आना है। आपको बेसिकली सर इस तरह के क्वेश्चंस होते ही हैं कि आपको इसमें क्यों आना है। ठीक है, ये हो जाता है अंत में, इसका आंसर इसी पे आ जाता है, आपको इसमें क्यों आना है। तो लेकिन आप इसमें ये नहीं कह सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में ये नेगेटिव है, या वहाँ मुझे 10-12 घंटा जॉब करना होता था तो मैं यहाँ आ गया। ठीक है, ये सब आपको नहीं बोलना है। आपको बहुत ही वहाँ का भी रिस्पेक्टफुली आपको रखना है। वहाँ के भी आप सीनियर जूनियर जो भी थे, आप वहाँ पे ये नहीं बोल सकते हैं कि मेरा टीम अच्छा नहीं था या मुझे मन नहीं लग रहा था। ये सब वहाँ नहीं बोलना है। मतलब आपको जो भी बोलना है बहुत ही एक फॉर्मल वे में बोलना है, क्योंकि वो फॉर्मल सेशन होता है। वो वहां पे भले ही कभी कभी हंसी मजाक चलता है, लेकिन तब भी वो फॉर्मली ही होता है। कुछ ऐसा नहीं है कि इनफॉर्मली आप कुछ भी बोल दें। तो ये चीज का ध्यान रखने का बहुत जरूरत है। ये बिहेवियरल टाइप ऑफ क्वेश्चन में आ जाता है। थैंक यू। आई थिंक मैंने भी बहुत सारे डाउट्स पूछ लिए, जो कि काफ़ी स्टूडेंट्स के भी रहते हैं। अभी कोई किन्हीं को कोई डाउट्स, क्योंकि अभी सेशन का टाइम जो है वो धीरे धीरे क्लोज आ रहा है, तो किन्हीं को और डाउट्स पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, देन विल क्लोज। यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मैं पूछ रही थी कि मैं 2019 में ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी, तो मैं गैप ईयर को कैसे जस्टिफाई करूंगी? उसके बाद आपने जॉब वगैरह किया है क्या? नहीं सर, प्रिपरेशन ही कर रही थी। अच्छा। हाँ, तो उसमें आप इसमें तो आपको बहुत अच्छा एक पॉइंट मिल गया है कि सर आवाज नहीं सुनाई दे रहा।
अभी ठीक है क्या? हाँ हाँ यस हेलो। सर। हाँ। हाँ यस सर अब आ तो रही है। हाँ, मैं कह रहा था कि इसमें आप ये कह सकती हैं कि हाँ, ये आपका कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स ही दिख रहा है बोर्ड पे, कि आपका परसिवरेंस है। ठीक है। आपने इतने साल मतलब 6-7 साल इसकी तैयारी की है, तब आप इंटरव्यू तक पहुंची हैं। तो आपको इसमें कॉन्फिडेंट ही रहना है। आपको अपने आप को नीचा मतलब होता है ना, लो कॉन्फिडेंस में इसका आंसर नहीं देना। हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में आप फुल्ली कॉन्फिडेंट होकर आंसर दीजिए कि यस सर, मैंने इतने साल प्रिपेयर किया, कुछ रीजन से उस समय नहीं हो पाया। जो भी रीजन थे वो तो कुछ रहे ही होते हैं सबके अपने अपने। लेकिन अभी मैंने क्योंकि मुझे पब्लिक सर्विस में आना था, मुझे सिविल सर्वेंट बनना है, ये सब रीजन से मैं इतने दिन से मैंने परसिवियर करके आज इंटरव्यू दे रही हूँ, और होपफुली वो हो जाएगा ही। तो इस तरह से ही आपको आंसर करना होगा। कभी भी इसमें आपको लो कॉन्फिडेंस आंसर नहीं करना होगा, एकदम कॉन्फिडेंट होकर इसका आंसर देना होगा कि ग्रेजुएशन कभी भी हुआ तो गैप ईयर उतना मैटर नहीं करेगा, अगर आप अपने गोल के प्रति पूरे डेडिकेटेड हैं तो ये सब जो जो सर ने बोला था ना कि कुछ देर पहले, वैल्यूज एथिक्स वाला जो पॉइंट है, तो इसमें वो सब यस ऐड हो सर। जाता है। डेडिकेशन, ओके। ये परसिवरेंस, ठीक है, फिर पर्सनल गोल जो है आपका, ये सब चीज। तो सर बीच में और भी एग्जाम्स दे रही थी तो उसका मेंशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ऐसे तो जैसे बीपीएससी का इंटरव्यू होता है ना, वो खुद ही पूछ देते हैं, बीच में ही पूछ देंगे अच्छा। आपसे, अच्छा आपने कहीं और दिया है क्या? तो ओके। तब आपको बोल ही देना है। लेकिन अगर नहीं यस। पूछते हैं तो खुद से भी आप कह सकती हैं, जैसे मान लेते हैं आप, फॉर एग्जाम्पल किसी और का इंटरव्यू आपने दिया होगा, ठीक है, किसी और स्टेट पीएससी का या किसी भी का, किसी चीज का, यूपीएससी बीपीएससी कहीं का भी दिया होगा, तो आप बिल्कुल उसको बोल सकती हैं कि हाँ मैंने प्रिपेयर किया था, ये फाइनल स्टेजेस तक गई, या फिर मान लेते हैं मेंस तक गए, जहां भी गए, हाँ हाँ। वो टोटली वैलिड है और वो करना चाहिए। उससे ये दिखता ही है ना कि आप लगे हुए हैं अपने गोल में। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट वो है। ओके। थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर जैसे आपने डिस्कस करा अभी प्राइवेट टू पब्लिक सेक्टर का मूव, तो उसको कैसे डिस्क्राइब करें बोर्ड मेंबर्स, बिकॉज मेरा 8 इयर्स का आईटी का एक्सपीरियंस है, तो वो पूछेंगे कि इतना दिन से आप कहाँ थे, क्यों नहीं थे। देखिए, ये नहीं, पहले से ये नहीं सोचिए कि आपसे वो यही पूछेंगे कि इतने दिन आप क्या थे नहीं थे। वो अगर ये पूछते हैं इस तरह से कि हाँ ठीक है, आप 8 साल उधर थे तो अभी इधर आप कैसे इंटरेस्ट आ गया आपको, या फिर क्या बात, यस तो सर। ये इस तरह से पूछ सकते हैं आपको। मैंने जैसे सर को कहा था अभी कुछ देर पहले, कि अंत में क्वेश्चन वही हो जाता है कि आपको इधर क्यों आना है। ठीक यस है। सर। तो आपको वही जस्टिफाई कर देना है। वो 8 साल आपने किया, ठीक है, आपने किया, आपने बहुत सारे लोगों की होता है ना, मैंडेटरी होता है कि घर में कोई है नहीं तो जॉब तो करना ही है। जॉब करना हमेशा एक प्लस पॉइंट होता है, पहली बात। ठीक है। आप इसको, जैसे किसी ने अभी जस्ट पहले क्वेश्चन आया कि गैप ईयर, ठीक है, और आपका क्वेश्चन है आपने 8 साल नौकरी कर लिया, ठीक है, तो आपके लिए तो ऑलरेडी प्लस पॉइंट है ना, कि हाँ आप 8 साल से जॉब कर रहे हैं, साथ में प्रिपेयर भी कर रहे होंगे। ठीक है। तो ये तो आपके लिए ऑलरेडी एक पॉजिटिव है। और दूसरा है कि आप ये कह सकते हैं कि प्राइवेट से पब्लिक सेक्टर में आने में आप जो भी पब्लिक सेक्टर का पॉजिटिव्स है, बेनिफिट्स है, ठीक है, अ, एक माइंडसेट होता है यहाँ पब्लिक सर्विस का अप्रोच। ठीक है। यहाँ पे एक होता है ना डाइवर्सिफाइड, आप जो भी रोल आपको मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल एसडीएम मिलेगा, तो एसडीएम में कितना सारा डिपार्टमेंट्स होता है, कोई भी डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं। पब्लिक के लिए काम करेंगे तो होता है ना, एक रिस्पेक्टफुल पोजीशन होता है। तो ये सारी चीजें आप जस्टिफाई करेंगे वहाँ पे। ओके सर, थैंक यू सर। और किन्हीं का कोई डाउट्स? कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। देखिए, ये तो मैं भी आज इंटरव्यू में अपियर करूँ तो मुझे भी कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, मैं आपको सच बता रहा हूँ। ठीक है। कॉन्फिडेंस लाने का यही तरीका है कि आप तैयारी करते रहिए। ठीक है। एक कुछ डिसिप्लिन, जो एक वर्ड होता है ना, वो डिसिप्लिन बनाइए। ठीक है। प्रॉपरली न्यूज़पेपर वगैरह पर जो भी लोग करते हैं, ठीक है, जो भी टॉपर वगैरह करते हैं बिहार के बीपीएससी के, तो आप करिए। ठीक है। बहुत सारे लोगों का कॉन्फिडेंस डाउन होता है, लेकिन मैं आपको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा,
आज आपका कॉन्फिडेंस डाउन है, ये अच्छी बात है, ठीक है। आखिरी दिन और स्पेशली इंटरव्यू बोर्ड के 15 मिनट पहले, 10 मिनट पहले कॉन्फिडेंस हाई ही रखिएगा, ठीक है। भले ही आपका प्रिपरेशन आधा है, पूरा है, 90% है, जो आपको इंटर नहीं लग रहा है, तो इसलिए आप तैयारी कीजिए, अभी बहुत टाइम है। मेरे हिसाब से 22 को, शायद 21 को इंटरव्यू स्टार्ट ही होने वाला है, तो अभी देखा जाए तो 15-20 दिन टाइम। तो अपना प्रिपरेशन उसको कंटिन्यूअस रखिए और प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। बोलने का प्रैक्टिस कीजिए, लिखने का प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। उससे आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ेगा। कहीं कहीं मॉक लगाइए जहाँ आपको फील होता है कि हाँ, यहाँ देना चाहिए, तो वहां लगाइए। हर जगह नहीं लगाइएगा, नहीं तो वो भी आपका कॉन्फिडेंस डाउन ही कर देंगे पूरी। आई थिंक कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए भी एस्पेक्ट है, क्योंकि पहला, आप चाहें तो इसको लिख लीजिए, क्योंकि आपको, और ये लिख कर आप अपना मतलब इंटरव्यू देने से पहले या वहां पे भी बैठ, जब आप वेटिंग में रहते हैं तब भी आप इसको देख सकते हैं। मेन है सबसे इंपॉर्टेंट कि आप प्रीलिम्स और मेंस क्लियर करके आए। जो कॉन्फिडेंस जो है वो इनवर्ड अगर फैक्टर्स से आए तो बेहतर रहता है, पर्सनल कुछ एसोसिएशंस रहे तो उससे बेहतर रहता है। तो आप ऑलरेडी 2 स्टेज क्लियर करके आए हैं, तो वो एक पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 2 है कि वो थोड़ा कॉस्मिक या फिर वो सब रहता है कि आप ऑलरेडी बहुत सारा जंग जीत कर आए हैं, ठीक है। मतलब तो इसीलिए वहां पे आपको बहुत एस्पेक्ट एकदम कॉन्फिडेंट रहना है। और दूसरा है कि अंदर क्या होगा उसका एंटिसिपेशन नहीं करना है, इससे भी कॉन्फिडेंस डाउन होता है। तो उसके लिए आप हम्म। एक रिप्ले कर सकते हैं माइंड में कि मुझसे अंदर में इन 3-4 एस्पेक्ट्स पे सवाल पूछा जाएगा, मुझे हैंडल करना है। और दूसरी बात, अगर नहीं आएगा तो ऑनेस्टली सॉरी बोल देंगे। वो आपके पर्सनालिटी का जो मूल कैरेक्टर्स रहता है कि वो आपने जो बोला उस पे आप टिके हुए हैं कि नहीं। जैसे इंजीनियरिंग आपने ही सवाल पूछा था आई थिंक कि इंजीनियर, ये तो काम इंजीनियर करेगा, आप क्या करेंगे। तो इस टाइप के जब सवाल पूछते हैं तो उस समय फिर आपको बिल्कुल स्टिक करना है। उसके बाद इंजीनियरिंग की जो क्वालिटीज़ हैं, इंजीनियर्स की क्वालिटीज़ या फिर जो पढ़ाया जाता है, एफिशिएंसी इंप्रूव करना, ये सब यूनिवर्सल है। मतलब क्रॉस इंजीनियरिंग के ब्रांचेस, एनालिटिकल स्किल्स, ये सब कॉमन है। तो इसीलिए एक्स्ट्रा अगर एक दो ये पॉइंट बोल देना है बोल सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको कोशिश करना है कि आपके पास अस्त्र होने चाहिए ना। जब आप मेंस भी लिखते हैं तो कैसे तैयारी करते हैं, आपके पास कुछ कुछ पॉइंट्स रहता है, उसको आप, जिसको फॉडर मटेरियल बोलते हैं। तो उसी तरीके से इंटरव्यू में भी आपको टेंशन नहीं लेना है। आपके पास जो असला बारूद है वो ये है कि सॉरी, जेन्युइन सॉरी बोलना। उसके बाद अपनी बातों पे मतलब जब वो घुमा रहे हैं उस समय कोशिश, जब वो आपको ऑप्शंस दे रहे हैं कि डेविएट करने का, कि अच्छा हम आपको क्या करते हैं, 2 ऑप्शन देते हैं। जैसे कि कोई आपसे सवाल पूछे और खुद ही से बोल रहे हैं अच्छा ठीक है, आप बोले सर कॉन्फिडेंट नहीं बोले, तब फिर से वो बोल रहे हैं अच्छा ठीक है मैं आपको 2 ऑप्शंस देता हूँ, इन 2 में से आप चूज कर लीजिएगा। तो भी अगर आपको लगता है कि आप अभी भी कॉन्फिडेंट नहीं हैं, तो भी आपको उस समय सॉरी बोल देना है। ये प्रीलिम्स में चेक नहीं हो पाता है, पर वो लोग इंटरव्यू में चेक कर लेते हैं कि ऑप्शन, क्योंकि सही लग गया तो ठीक है, तो फिर वो बोलेंगे रिस्क टेकिंग एबिलिटी था। लेकिन उसके बाद अगर नहीं सही से लगा तो फिर वो बोलेंगे कि अब वो, मतलब इनको जब ऑप्शन दिया जाता है तो ये ट्राई करते हैं गलत और सही का